नमस्कार, में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसमें कई विरोधाभास हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा एक इंटेलेक्चुअल। और दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान का वो आक्रामक खिलाड़ी जो कभी हार नहीं मानता था। हाँ, एक तरफ वो मसीहा जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी, और दूसरी तरफ आज वही शख्स पाकिस्तान की सियासत का शायद सबसे विवादास्पद कैदी है। और यही विरोधाभास इमरान खान की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ एक क्रिकेटर से प्रधानमंत्री बनने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है पाकिस्तान में सत्ता के बदलते समीकरणों की, उम्मीदों के बनने और टूटने की, और इस बात की कि कैसे एक हीरो देखते ही देखते एक ट्रैजिक किरदार में बदल सकता है। तो आज हम इसी सफर की परतों को खोलेंगे। इमरान खान के जीवन की उन 5 अहम पड़ावों को समझेंगे जिन्होंने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे पाकिस्तान की किस्मत पर असर डाला। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, उनकी परवरिश और पढ़ाई से जहां इस असाधारण कहानी के बीज बोए गए थे। उनका जन्म लाहौर के एक पढ़े लिखे अमीर पश्तून परिवार में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उनके जन्म की तारीख पर भी अलग-अलग राय हैं। कुछ कहते 5 अक्टूबर, कुछ 25 नवंबर। खैर, उनकी जो असली ट्रेनिंग थी वो पाकिस्तान से ज्यादा इंग्लैंड में हुई, है ना? हाँ, बिल्कुल। लाहौर के एचएसएन कॉलेज के बाद रॉयल ग्रामर स्कूल और फिर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक ऑक्सफोर्ड। और वहाँ उन्होंने जो डिग्री ली, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स यानी पीपीई, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ, पीपीई की डिग्री को तो अक्सर भविष्य के प्रधानमंत्रियों की डिग्री कहा जाता है। बिल्कुल, दुनिया के कई बड़े नेता वहीं से निकले हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डिग्री तो नहीं थी, सही कहा ना? इसका उनकी सोच पर क्या असर पड़ा? देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। ऑक्सफोर्ड का जो डिबेटिंग कल्चर है, जो तर्क वितर्क का माहौल है, वो आपको अपनी बात दमदार तरीके से रखना सिखाता है। पीपीई का सिलेबस आपको जटिल आर्थिक राजनीतिक मॉडलों को समझना सिखाता है। बाद में जब हम इमरान के भाषण सुनते हैं जिसमें वो पश्चिमी लोकतंत्र के आदर्शों और एक इस्लामी कल्याणकारी राज्य की बात एक ही सांस में करते थे। हाँ, वो मैंने सुना है। तो उसमें उस पढ़ाई की छाप साफ दिखती है। वो जानते थे कि अलग-अलग विचारों को मिलाकर एक नई कहानी कैसे बनानी है। एक ग्लोबल नागरिक वाली सोच तैयार हो रही थी। बिल्कुल। जो उनके क्रिकेट के मैदान पर भी नजर आई। और यहीं से उनकी कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जिसके लिए दुनिया ने उन्हें सबसे पहले पहचाना, क्रिकेट। 1971 में डेब्यू तो हो गया था। हाँ। लेकिन असली इमरान खान तो 1976 के बाद दुनिया के सामने आए। हाँ, और 80s का दशक आते आते वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे। बिल्कुल, एक लंबा चौड़ा खूबसूरत एथलीट जो चीते की तरह दौड़ता हुआ आता था और बल्लेबाजों के दिलों में डर पैदा कर देता था। हाँ। और उनके तरकश में एक ऐसा तीर था जो उस वक्त किसी के पास नहीं था। रिवर्स स्विंग। ये रिवर्स स्विंग, ये शब्द क्रिकेट फैंस के लिए तो आम है, पर जो इसे नहीं समझते उनके लिए क्या बला थी। सोचिए, रिवर्स स्विंग गेंदबाजी की एक जादुई कला है। आमतौर पर नई गेंद हवा में एक तरफ घूमती है, जिसका अंदाजा बल्लेबाज लगा सकता है। सही कहा। लेकिन पुरानी और खुरदुरी गेंद को हवा में उल्टा घुमाना, यानी जिस तरफ उसे नहीं घूमना चाहिए उस तरफ घुमा देना, ये लगभग नामुमकिन माना जाता था। बल्लेबाज के लिए इसे खेलना एक पहेली जैसा होता था। और इमरान और उनकी टीम ने इसे एक हथियार बना दिया। एक ऐसा हथियार जिससे वो मैच का पासा कभी भी पलट सकते थे। और फिर 1982 में उन्हें कप्तानी मिली, जिसने सिर्फ टीम नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट की पूरी मानसिकता ही बदल दी। उन्होंने टीम को एक यूनिट में बदला, फिटनेस पर जोर दिया, अनुशासन लाए और सबसे बड़ी बात, टीम में जीत की भूख पैदा की। वो एक ऐसे कप्तान थे जो टैलेंट पहचानते थे और फिर उसे निखारते थे। बिल्कुल। वसीम अकरम, वकार यूनिस, इंजमामुल हक जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी उन्हीं की देखरेख में उभरे। और इसी का नतीजा था 1992 का वर्ल्ड कप। वो जीत तो आज भी एक मिसाल है। और उस वर्ल्ड कप की कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं थी। टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी थी। हाँ, मनोबल बिल्कुल टूट चुका था। तब इमरान खान अपनी मशहूर कॉर्नर टाइगर्स यानी घायल शेर वाली टी-शर्ट पहनकर टीम के सामने आए और कहा, अब हमें घायल शेरों की तरह लड़ना है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और उस एक पल ने, उस एक भाषण ने पूरी टीम में जैसे जान फूंक दी। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। तो विश्व कप की ट्रॉफी हाथ में, पूरा देश जश्न मना रहा है। ऐसा लगता है कि कहानी का अंत यहीं हो जाना चाहिए था, एक परफेक्ट एंडिंग, एक हीरो की शानदार विदाई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं,
इमरान खान के लिए ये अंत नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा मुश्किल सफर की शुरुआत थी। हाँ, और यहीं से उनकी जिंदगी का तीसरा और सबसे तूफानी दौर शुरू होता है। 1996 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI। और एजेंडा बिल्कुल साफ था, भ्रष्टाचार खत्म करना और नया पाकिस्तान बनाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक कामयाब क्रिकेटर होना और एक कामयाब राजनेता होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। बिल्कुल। शुरुआती सालों में तो उन्हें कोई गंभीरता से लेता ही नहीं था। वन मैन पार्टी बनकर रह गए थे। लोग उन्हें प्यार करते थे, उनकी इज्जत करते थे, लेकिन वोट नहीं देते थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बहुत जरूरी काम किया। वो क्या? उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति की दुखती रग पर हाथ रख दिया, वंशवाद। आप भुट्टो और शरीफ परिवारों की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए, ये समझना जरूरी है कि उस समय पाकिस्तान का युवा वर्ग सिर्फ राजनीति से तंग नहीं था। वो दशकों से चली आ रही इन दो परिवारों की वंशवादी राजनीति से उब चुका था। उन्हें एक नया चेहरा चाहिए था। उन्हें एक ऐसा हीरो चाहिए था जो इस सिस्टम से बाहर का हो, जिसने अपनी पहचान खुद बनाई हो। इमरान खान उस सांचे में एकदम फिट बैठते थे। एक वर्ल्ड कप विजेता जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं था। उन्होंने युवाओं को एक सपना दिखाया, एक उम्मीद दी। और धीरे धीरे वो उम्मीद रंग लाने लगी। 2013 के चुनाव में उनकी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। और फिर आया 2018 का चुनाव, जिसने सब कुछ बदल दिया। 22 साल के संघर्ष के बाद PTI सबसे बड़ी पार्टी बनी और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। कहानी का चौथा पड़ाव शुरू हो चुका था। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी कांटों का ताज साबित हुई। जो वादे उन्होंने किए थे, भ्रष्टाचार खत्म करना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, 1 करोड़ नौकरियां देना, उन्हें पूरा करना जमीन पर बहुत मुश्किल था। अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब हालत में थी। महंगाई आसमान छू रही थी और IMF से कर्ज लेने की शर्तें बहुत सख्त थीं। और इसके ऊपर पाकिस्तान की राजनीति की वो हकीकत जिससे कोई प्रधानमंत्री बच नहीं सकता। सेना के साथ रिश्ते। हाँ, कई विश्लेषक तो ये भी कहते हैं कि 2018 में उन्हें सत्ता में लाने में सेना ने एक अहम भूमिका निभाई थी। ये एक जटिल समीकरण है। कई रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि 2018 का चुनाव उनके लिए मैनेज किया गया था, कि वो सेना के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, जिसका मकसद पुराने राजनेताओं को किनारे लगाना था। बिल्कुल। जब तक उनके और सेना के बीच सब ठीक चलता रहा, उनकी सरकार चलती रही। लेकिन जैसे ही अहम नियुक्तियों और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर मतभेद शुरू हुए, मुश्किलें बढ़ने लगी। हाँ, और उन मुश्किलों का नतीजा हमने अप्रैल 2022 में देखा, जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। और यहाँ से उनकी कहानी का 5वां और शायद सबसे नाटकीय पड़ाव शुरू होता है। सत्ता से सड़क पर, और फिर सलाखों के पीछे। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद इमरान खान और ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने रैलियां की, भाषण दिए और सीधे तौर पर सेना और सरकार पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया। ये एक ऐसा टकराव था जो पाकिस्तान की राजनीति में पहले कभी नहीं देखा गया था। बिल्कुल। और इसी टकराव के बीच उन पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया, एक के बाद एक केस। ये तोशाखाना और साइफर, ये नाम हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए इनका मतलब क्या है? चलिए पहले तोशाखाना केस को समझते हैं। तोशाखाना एक तरह का सरकारी खजाना है, जहां प्रधानमंत्री या दूसरे बड़े अधिकारियों को विदेशी दौरों पर मिले महंगे तोहफे जमा किए जाते हैं। अच्छा। नियम ये है कि आप चाहें तो एक तय कीमत चुकाकर उन तोहफों को अपने पास रख सकते हैं। इमरान खान पर आरोप ये था कि उन्होंने कई तोहफे बहुत कम कीमत पर खरीदे और फिर उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया। बिल्कुल। इसी मामले में उन्हें पहली बार सजा हुई और गिरफ्तार किया गया। और साइफर केस, वो तो और भी ज्यादा गंभीर लगता है। वो किसी जासूसी फिल्म जैसा मामला था। साइफर एक टॉप सीक्रेट राजनयिक केबल, मतलब एक गुप्त संदेश को कहते हैं। आरोप ये था कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका से आया एक ऐसा ही गुप्त संदेश अपनी एक राजनीतिक रैली में जनता के सामने लहरा दिया। देश का राज सरेआम कर दिया। सरकार और सेना के लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन था, जबकि इमरान के लिए ये इस बात का सबूत था कि उन्हें हटाने के पीछे एक विदेशी साजिश थी। तो एक ही दस्तावेज पर दो बिल्कुल अलग कहानियां बन गईं। बिल्कुल। और इसी केस में उन्हें बहुत लंबी सजा सुनाई गई। मतलब एक के बाद एक केस के ऐसे जाल में वो उलझ गए जिससे निकलना मुश्किल हो गया। अलकादिर ट्रस्ट जैसे और भी कई मामले हैं। इस पर दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ सरकार और जेल प्रशासन का कहना है कि उन्हें अडियाला जेल में हर तरह की सुविधा दी जा रही है, 5 स्टार जैसी सुविधाएं। और दूसरी तरफ उनकी पार्टी PTI और उनके समर्थक इसे खुला विच हंट कहते हैं।
उनका मानना है कि इन सैकड़ों मुकदमों का मकसद सिर्फ इमरान खान को राजनीति से दूर रखना है। हाँ, और 2024 के चुनाव से बाहर करना था। जैसा कि हमारे स्रोतों में ये दोनों पक्ष दिए गए हैं, हम सिर्फ इन दलीलों को सामने रख रहे हैं। तो ये सिर्फ कानूनी मामले नहीं है, ये सत्ता का एक बड़ा खेल है। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये कहानी है एक बेहद लोकप्रिय नेता और पाकिस्तान के शक्तिशाली सत्ता संस्थानों के बीच सीधे टकराव की, जिसमें अदालत, सरकार और सबसे महत्वपूर्ण सेना शामिल है। हाँ, इमरान खान ने सीधे तौर पर इन संस्थानों को चुनौती दी और अब हम उसी टकराव का नतीजा देख रहे हैं। ये पाकिस्तानी राजनीति की उस असलियत को दिखाता है जहां सत्ता के कई केंद्र हैं और उनके बीच का नाजुक संतुलन जब बिगड़ता है तो अंजाम ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो आज हमने इमरान खान के सफर के इन 5 पड़ावों को देखा। ऑक्सफोर्ड से निकला एक पढ़ा लिखा नौजवान, दुनिया जीतने वाला एक क्रिकेटर, 22 साल तक संघर्ष करने वाला एक राजनेता, देश का प्रधानमंत्री और अब अड्याला जेल का कैदी नंबर 804। क्रिकेट के हरे भरे स्टेडियम से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के गलियारों तक और फिर वहां से जेल की एक छोटी सी कोठरी तक का ये एक असाधारण सफर है। ये कहानी दिखाती है कि पाकिस्तान में सत्ता की ऊंचाइयां जितनी आकर्षक हैं, वहां से गिरने का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। सही कहा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में उनके उदय और पतन की कहानी क्रिकेट, राजनीति और कानून के चश्मे से बताई गई है। लेकिन जेल में होने के बावजूद उनके समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि शायद और बढ़ गई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब किसी नेता का प्रभाव सलाखों के पीछे से भी कायम रहे या शायद और बढ़ जाए, तो ये उस व्यक्ति और उस देश की राजनीति के बारे में क्या बताता है।